हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम नर्चर क्लासेस के थ्रू ज्योग्राफी जो हमारे एमसीक्यू हैं उनकी 43 लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह 5 से 6 क्वेश्चन जो भी हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। और ये सीरीज काफी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, तो इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज। द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में ये कहा गया है इनमें से एक सबसे लंबा बीच कौन सा है, लॉन्गेस्ट। इंडिया के बीचेस हैं, समुद्र तटीय जो बीच है वो हैं। और मुंबई बीच है, दिल्ली में है, गोवा में है, तूतीकोरिन में। तो कहाँ पे इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट बीच है वो आपका पाया जाता है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं कि कौन सा बीचेस कहाँ पे पाया जाता है। फिलहाल तो मैप पे। तो ये रहा हमारा चेन्नई। आंसर है, ये जो मैप में दिख रहा है ना, ये देखो। तो ये है मरीना बीच। मरीना बीच आपका कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है चेन्नई। चेन्नई मतलब तमिलनाडु में आपका पाया जाता है। इट इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। तो देखो, ये जो इमेज दिख रही है ये मरीना बीच की है इमेज। एक बार अगर हम इसका सैटेलाइट मैप देखें तो सैटेलाइट मैप पे चलते हैं, डालते हैं मरीना बीच। और ये रहा हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है चेन्नई बे ऑफ बंगाल का। और ये है आपका मरीना बीच, ये वाला। अगर सैटेलाइट मैप देखा जाए तो ये है आपका मरीना बीच, मैरीना बीच। ये ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये यहाँ से लेके ये इतना पूरा लंबा चला गया। तो ये पूरा मैरीना बीच है आपका, मरीना बीच। और ये कहाँ है? ये आपका है चेन्नई में। तो आपने मरीना बीच देख लिया। कहाँ पे है मरीना बीच? ये है आपका चेन्नई में। चलिए हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और तो आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर हमारा हुआ चेन्नई। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। बाकी आपके कोस्टल रीजन में देखा जाए तो ये इंडिया का कोस्टल रीजन है। तो मुंबई में भी बीच है, गोवा में बीच है, आपका केरला है, यहाँ पे आपका ये पूरा तमिलनाडु है, ये वाला। ये पूरा तमिलनाडु है, यहाँ पे मरीना बीच पाया जाता है आपका, मरीना बीच। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर आप विशाखापट्टनम आ जाओगे ऊपर, फिर आप उड़ीसा आ जाओगे। उ- उड़ीसा के बाद आप वेस्ट बंगाल आ जाओगे, सुंदरबन डेल्टा। तो ये सारे बीचेस हैं यहाँ पे। गोवा बीच आपका अरेबियन सी में मिलेगा, ये आपका अरेबियन सी है। और ये आपका मिलेगा बे ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है कि मैरीना बीच है वो आपका किस ओशिय एक किस सी से कोस्टल लाइन बनाता है आपके, मतलब किस सी पे है? तो बे ऑफ बंगाल पे है, अरेबियन सी पे है, मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार पे है, या इंडियन ओशन, या आपसे कह सकता है एक और दे देगा कि अंडमान निकोबार के आसपास है आपका, सी में है। तो आपको पता होना चाहिए बे ऑफ बंगाल में है, और तमिलनाडु पे है, चेन्नई में है। और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है ये मरीना बीच। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये, इंडिया की जो कोस्टल, ये जो इंडिया की जो कोस्टल, इंडिया कोस्टल लाइन कितने किलोमीटर है? ये आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, 6,000, 7,000, 8,000, कितने किलोमीटर में पूरी कोस्टल लाइन है? और एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे और बन रहा है कि ईस्टर्न घाट में कितने स्टेट हैं? हाउ मेनी स्टेट इन ईस्टर्न घाट? हाउ मेनी स्टेट इन ईस्टर्न घाट? एंड सेकंड क्वेश्चन बनना, हाउ मेनी स्टेट इन वेस्टर्न घाट? तो ये तीन क्वेश्चन है
जो आपको एज अ होमवर्क है, आप इनको देखिए। सीरीज खत्म होने के बाद, ये जो लेक्चर खत्म होने के बाद आप इनको गूगल कीजिए या अपने नोट्स में जैसे भी जहां भी देखिए कि कौन से सबसे ईस्टर्न घाट में कितने स्टेट हैं, वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट हैं, और इंडिया की जो कोस्टल लाइन है टोटल पूरी गुजरात से लेके आपकी वेस्ट बंगाल तक, तो कितने किलोमीटर तक है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आप सीरियस हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनकी तीनों क्वेश्चन को जरूर देखना। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या था? मरीना बीच था। ये कहाँ है? चेन्नई में। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है जो चेन्नई में है। आपने इमेज पे भी देख लिया, काफी चौड़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इंटरनेशनली नोन एज अ ट्रॉपिकल चैनोजम। मतलब इनमें से एक सॉइल है जिसका नाम है एलुवल सॉइल, जिसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। रेड सॉइल, जिसे रेड सॉइल ही कहते हैं, लाल मिट्टी। ब्लैक सॉइल, जिसे काली मिट्टी कहते हैं। और इसके और भी कई नाम हैं, तो हम अभी देखेंगे। डेजर्ट सॉइल, जिसे मरुस्थल मिट्टी कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी, मृदा। तो 4 मृदाएं दी गई हैं, आपसे पूछा गया एलुवेल एलुवेल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, इनमें से कौन सी सॉइल है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे चेरनोजम कहते हैं? क्या कहते हैं? चेरनोजम। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, फिर इस पे और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको देखेंगे किस डायमेंशन से क्वेश्चन कौन से बनते हैं। फिलहाल तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है, और आप खुद से अटेंड कीजिए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल होती है उसे इंटरनेशनल लेवल पे चेरनोजम कहते हैं। बाकी हम पहले देख ले इंडिया की मैप थोड़ा। ब्लैक सॉइल के बारे में जानना है। ब्लैक सॉइल को एक नाम और दिया जाता है, वो है रेगोर। तो ब्लैक सॉइल के यहाँ बहुत सारे नाम हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्लैक सॉइल का क्या करें, बखान कर लिया जाए। ठीक है। तो यहीं पे पढ़ लेते हैं ब्लैक सॉइल। इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इसे ट्रॉपिकल जोन में एज अ ट्रॉपिकल चेरनोजम भी कहते हैं ब्लैक सॉइल को। तो देखो यहाँ से पूछ दिया, इज अ थर्ड लार्जेस्ट सॉइल इन इंडिया। इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी सॉइल है ये ब्लैक सॉइल जो पाई जाती है। पहले पे एलुवल सॉइल, फिर रेड सॉइल, इसके बाद आपकी पाई जाती है आपकी ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के बाद आपकी आती है लेटराइट सॉइल। ठीक है। तो ये जो इंडिया में जो सॉइल के टाइप है ना, आपकी 6 टाइप की सॉइल पाई जाती है, तो ये दिए गए हैं। अब ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा और जान ले, तो ब्लैक सॉइल के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन। इसे कपासी कपासी सॉइल भी कहते हैं, इसे रेगोर सॉइल भी कहते हैं, इसे लावा सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये डेक्कन प्लेट्यू में जब पाई जाती है उधर नीचे, तो ये नीचे से लावा निकलती है, वो कंडेंस होती है, मतलब ठंडी होती है, ठंडी होके बाद टूट टूटा के वो सॉइल में तब्दील हो जाती है। जब उसकी वीदरिंग होती है, इरोजन इरोजन के तहत वो फिर सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो लावा सॉइल भी कहते हैं इसे। और उत्तर प्रदेश में इसे करेल सॉइल भी कहते हैं। करेल सॉइल, ये कहाँ कहते हैं? इसे यूपी में कहते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि करेल सॉइल किस सॉइल से रिलेटेड है, किस सॉइल का नाम है। तो आपको रेगुर, करेल, लावा, कपासी, तो ये सारे इसके नाम हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे चेरनोजम कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल के बारे में। और ये क्या है, इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया में पहले पे कौन है? पहले आपकी पाई जाती है ये वाली एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, जो आई थिंक 43% आपकी पाई जाती है। फिर आपकी पाई जाती है रेड सॉइल, और रेड सॉइल आपकी पाई जाती है 80% समथिंग। इसके बाद आपकी पाई जाती है ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल 15 या 13% समथिंग पाई जाती है, 15% पाई जाती है। ये थर्ड नंबर पे आपकी ब्लैक सॉइल आती है। ठीक है। और ब्लैक सॉइल के बारे में और थोड़ा जाने, तो ब्लैक सॉइल क्या है, इसकी वाटर कैरिंग से कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब जल धारण करने की क्षमता बहुत होती है इसमें। ठीक है। और इसे स्व मतलब सेल्फ सेल्फ प्लगिंग भी कहते हैं, सेल्फ प्लगिंग भी कहते हैं। मतलब कह सकते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी है।
और जब इसमें सूखी होती है, ड्राई जब होती है, तो इसमें क्या होते हैं, विदर्भ क्षेत्र में जाएंगे। ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के इस वाले क्षेत्र में ये वाला विदर्भ क्षेत्र है, शैडो जोन कहलाता है वेस्टर्न घाट का जो। वहां पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रैक मिलेंगे इसमें। तो जब ये सूखती है तो इसमें सूखने पे बहुत बड़े क्रैक मिलते हैं। ठीक है। पानी वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत है, चिपचिपाहट मतलब चिपचिपी स्टकी हो जाती है जब पानी होता है। और जब इसमें सूखी होती है तो इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक पड़ जाते हैं। तो आपने अक्सर इमेज पे जहाँ भारत में सूखा के बारे में बात होती है, तो एक पिक मोस्टली दिखाई जाती है, एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है और एक जमीन ऐसे पड़ी है और बड़े बड़े क्रैक पड़े हुए, तो वो ब्लैक सॉइल का ही एक पिक होता है विदर्भ क्षेत्र का। ठीक है। कपासी मिट्टी का सबसे ज्यादा। और ब्लैक सॉइल के बारे में एक चीज और देख लें, ये सबसे ज्यादा अगर पाई जाती है एरिया वाइज, सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर गुजरात में पाई जाती है, और थोड़ी यूपी में भी पाई जाती है, एमपी में भी पाई जाती है, एमपी में भी पाई जाती है, यूपी में भी पाई जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा एरिया में लगी पड़ी है हर जगह। लेकिन कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कॉटन, कॉटन सॉइल भी कहते हैं कपासी। हिंदी में कपासी कहते हैं, इंग्लिश में कॉटन सॉइल कहते हैं, कॉटन सॉइल। ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल तो पाई जाती है, लेकिन कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा, कॉटन प्रोड्यूस सबसे ज्यादा कहाँ होती है, कॉटन प्रोड्यूस सबसे ज्यादा होती है गुजरात में। तो ये चीज याद रखना। ये तो था ब्लैक सॉइल के बारे में। बाकी अब सॉइल के बारे में और जान लेते हैं। तो पहला आया एलुवल सॉइल। एलुवल सॉइल क्या है, जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, और ये आपकी कहाँ पाई जाती है, और ये आपकी ज्यादातर गैंगेटिक प्लेन में पाई जाती है। गैंगेटिक जो प्लेन है इसे, अच्छा इसके दूसरे नाम भी है इसको, कांप, कांप या कछारी, का कछारी, कछारी सॉइल भी कहते हैं एलुवाइल सॉइल को। तो ये इनके नाम है, याद रखना। ये ऑलमोस्ट 43% इंडिया के मैप पे पाई जाती है, देखो। तो इंडिया लैंड पे ये 43%। तो आपको ये कहाँ मिले ज्यादा, ये आपको मिलेगी गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में मिलेगी। गंगा ब्रह्मपुत्र जो एरिया है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी ज्यादा। और नीचे भी आपको गुजरात साइड भी मिलती है, देखो गुजरात साइड भी हल्की, ये एक नैरो स्ट्रिप के थ्रू गुजरात में भी आपकी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है स्टेटमेंट में कि गुजरात में, नहीं तो आप ब्लैक सॉइल पे आ जाओ, गुजरात में भी आपकी कौन सी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ बहुत ज्यादा होती है। उपजाऊ कैसे होती है, क्योंकि ऊपर से पहाड़ों से आती है, नदियों द्वारा मिट्टी काट के लाई जाती है, जो प्लेन एरिया में क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो जब वहां से इरोजन होके आता है, तो वहां पे बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस होते हैं, वो सारे इस मिट्टी के साथ चले आते हैं। तो ये क्या होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर ज्यादा मिलेगा, इसीलिए गैंगेटिक और जो ब्रह्मपुत्र एरिया है, रिवर्स एरिया है, वहां पे आपको ज्यादातर माइग्रेशन, मतलब ये सारी चीज सेटलमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। वहीं हम अगर रेड सॉइल की बात करें, तो रेड सॉइल दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल है। रेड सॉइल की बात करें तो ये क्या है, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे पाई जाने वाली सबसे, कम से कम 18% भारत में रेड सॉइल पाई जाती है। और रेड सॉइल की बात करें तो ये क्या है, इसमें जो आयरन ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण ये क्या है, रेड कलर की दिखती है। रेड कलर होता है इसका किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रेड कलर होता है। और ज्यादातर ये आपको कहाँ मिलेगी, देखो मैप पे देखो, तो ये ज्यादातर आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगी, ईस्टर्न की तरफ मिलेगी। जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न में आपको रेड सॉइल मिलेगी। और साउथ इंडिया में ज्यादा मिलेगी आपको। और ये आप देखो नागालैंड, ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर वही आपको देखने को रेड सॉइल मिलेगी। और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सबसे ज्यादा ये रेड सॉइल मिलती है, सबसे ज्यादा आपको मिलती है तमिलनाडु में देखने को मिलेगी रेड सॉइल। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस की कमी होती है, इसीलिए ये लेस फर्टाइल होती है, ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, लेस फर्टाइल होती है।
और आंध्र प्रदेश में रेड सॉइल में ही आपको आंध्र प्रदेश में टोबैको की टोबैको की कल्टीवेशन आपको ज्यादा देखने को मिले। डेजर्ट सॉइल की बात करें तो डेजर्ट सॉइल आपकी ज्यादातर वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के पाई जाती है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम राजस्थान है, गुजरात में भी पाई जाएगी, कच्छ रीजन में, और आपकी थोड़ा हरियाणा के साउथ में, आपके पंजाब के साउथ में आपको देखने को मिलेगी। और डेजर्ट सॉइल में आपको क्या है, इसमें यहाँ पे जो भी ग्रेन मतलब जो फूड ग्रेन वाली जो भी क्रॉप्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे गेहूं वेहूं यहाँ पे ज्यादा देखते यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला। यहाँ पे जो भी होगा, ज्वार है, बाजरा है, मोटे जो भी आपकी मस्टर्ड है, इन चीजों की खेती देखने को मिलती है डेजर्ट सॉइल में। ठीक है, तो आपने सॉइल के बारे में देख लिया। कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है, इस एलुवियल सॉइल पाई जाती है 43%। फिर दूसरे नंबर पे रेड सॉइल, तीसरे पे आपकी ब्लैक सॉइल आती है। ब्लैक सॉइल के बहुत सारे नाम हैं आपको, कॉटन कॉल सॉइल भी कहते हैं, लावा सॉइल, करेल, यूपी में इसे करेल सॉइल कहते हैं। ठीक है, और वाटर कैरिंग सब्जेक्ट ज्यादा ज्यादा होती है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन गुजरात में कॉटन प्रोडक्शन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और भी हमने ऑलिव सॉइल के बारे में जाना, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और डेजर्ट सॉइल के बारे में भी जाना। तो ये टॉपिक हमने थोड़ा बहुत कवर किया है सॉइल का, और भी अच्छे से इस पे नोट्स बना लिए। अभी लेटराइट सॉइल बचा, एरिड सॉइल बचा। लेटराइट सॉइल आपको ज्यादातर वेस्टर्न घाट पे मिलेगा। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा आपका अनफर्टाइल होता है, मतलब अनउपजाऊ होता है। और यहाँ पे आपको लीचिंग की प्रोसेस देखने मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, लीचिंग प्रोसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सॉइल, आपको लीचिंग की प्रोसेस किस सॉइल में देखने को मिलती है? तो चार ऑप्शन रखे होंगे, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल। तो लेटराइट सॉइल थोड़े बजरी टाइप की होती है। तो पानी लीचिंग क्या होता है, जैसे पानी पानी गिरा, पानी के साथ न्यूट्रिशन भी नीचे चले जाना मिट्टी के नीचे, तो ऊपर वाली परत होती है उस वो अनफर्टाइल हो जाती है, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो इसी को नीचे लीचिंग कहते हैं, जैसे हिंदी में निच्छालन कहते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा द माउंट विच सेपरेट एशिया इन यूरोप। इनमें से कौन सा माउंटेन है, जो आपका पर्वत है, जो आपका सेपरेट करता है किसको? एशिया से यूरोप को सेपरेट करता है। एशिया से यूरोप को सेपरेट करता है, तो इनमें से अलग करता है। इनमें से कौन? चार माउंटेन रेंज दी गई, एक आपको दी गई अलाई माउंटेन रेंज, आल्प्स माउंटेन, आल्प्स, यूराल माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो हमें इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए मैप पे। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक ब्लैंक मैप लें, वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप पे वर्ल्ड की जितनी भी माउंटेन रेंज हैं उनको लिखें, उनको बनाएं। एक दो कलर्ड पेन ले लें, उनसे बनाएं। जैसे एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पे है, तो उसको बना दे पूरा, कहाँ से किस कंट्री से किस कंट्री तक है उसमें बना के। हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, कौन सी कंट्री के बीच में है, किस कंट्री में हाईएस्ट पीक, उसका नाम लिख दें। ऐसे करके आप दुनिया की, इंडिया की ज्यादा नहीं है, सारी मतलब वर्ल्ड की सारी माउंटेन रेंज को कवर कर लें जो आपकी इंपॉर्टेंट मतलब हैं, बड़ी बड़ी जो भी माउंटेन रेंज। ठीक है, जैसे रॉकी है, हिमालयन है, यूराल है, आल्प्स है, पैरनीज है, आपकी बहुत सारी एंडीज है, एटलस है। तो ये जो हिमालयन है, ये सारी जो माउंटेन रेंज है इनको कवर कर लें एक मैप पे, क्योंकि रट नहीं पाएंगे ऐसे। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको माउंटेन रेंज पे कोई भी क्वेश्चन हाईएस्ट पीक पे आएगा, और उनकी क्या खासियत, जैसे हिमालय, हिमालय की खासियत क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है। कौन सी पीक है? हाईएस्ट पीक है दुनिया की, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके इनके जो भी इनके फैक्ट हैं उनको नोट डाउन कर लें। तो आई थिंक एक A4 साइज पेपर सीट लगेगी, और एक आपका वर्ल्ड का मैप लगेगा, और 2 पेज में आपकी नोट्स बन जाएगी माउंटेन की। तो ये तो हमने बता दिया। फिलहाल तो आप इसको क्या करें, क्वेश्चन को अटेंड करें कि कौन सा यहाँ पे माउंटेन रेंज है जो आपकी सेपरेट करती है एशिया से यूरोप को। तो चलिए देखते हैं मैप पे। आंसर तो हमारा क्या है, यूराल है। फिलहाल तो हम देखें, चारों को देखना पड़ेगा हमें फिलहाल। तो पहले हम यूराल को देख लें, जो हमारा आंसर है। ये रहा यूराल माउंटेन।
और यूरल माउंटेन क्या करता है, ये यूरल माउंटेन है, ये आपका यूरोप में पाया जाता है, मतलब ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका रशिया में मिलता है। उसे कहते हैं रूस। रशिया ये क्या करता है, ये वेस्ट यूरोप को मतलब ईस्ट यूरोप को वेस्ट यूरोप से डिवाइड करता है, मतलब ये रूस में पाई जाती है आपकी। और ये क्या करती है, जो वेस्टर्न मतलब ये रूस है, उसको यूरोप, वो आपका यूरोप में चला जाता है, और ईस्टर्न यूरोप है वो आपका एशिया में आ जाता है, मतलब ये आपका जो रूस है ये एशिया का पार्ट बन जाता है, और वेस्टर्न जो रूस है वो आपका यूरोप का पार्ट बन जाता है। तो इधर जो ईस्टर्न रूस है वो 70% आ जाता है एशिया में, और 30% रूस आ जाता है आपका यूरोप में। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं यूरेशिया का पार्ट है। यूराल माउंटेन तो क्या करते हैं, ये एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। और इनकी सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो इनकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक है कौन सी, और हाईएस्ट पीक का नाम क्या है यहाँ पे दी गई है, एक सेकेंड। नरोडन नरोड ना नरोड नाया, तो प्रोनाउंसिएशन अजीब सा है, नरोड नाया, मतलब कौन सी है, नरोड नाया, गोरा नरोड नाया, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। कितनी है, कितनी ऊंची है, ये है 1895 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है, 1895 मीटर ऊंची है, किसकी, यूराल। तो ये तो हमारा आंसर हो गया था क्या, यूराल माउंटेन। अब बाकी माउंटेन रेंज को भी देख लें थोड़ा। तो आल्प्स, अब देखो, अब हम एंटर करते हैं कहाँ पे, यूरोप में। यूरोप में अगर देखें तो आल्प्स माउंटेन मिलेंगे आपको ये। और आल्प्स माउंटेन किसके किसके बीच में है आपके, जो आल्प्स माउंटेन आपके हैं वो किसके किसके में, इटली और किसके बीच में है, आपके फ्रांस। देखो ये वाली जो है टेरिटरी फ्रांस है, ये आपकी इटली है, यहाँ पे आपके आल्प्स माउंटेन पाए जाते हैं। तो आल्प्स माउंटेन कहाँ है? इटली की, मतलब ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, फ्रांस और इटली की बॉर्डर पे आई थिंक पाए जाते हैं। और आल्प्स माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैक। ये आल्प्स माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वहीं स्पेन, नीचे स्पेन है, ऊपर आपका फ्रांस है। स्पेन फ्रांस के बीच में आपकी पैरेनीज पाई जाती है, पैरेनीज माउंटेन रेंज। स्पेन फ्रांस के बीच देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सी पाई जाती है, पैरेनीज। स्पेन और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सी पाई जाती है आपकी, या स्पेन और इटली के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज पाई जाती है, आल्प्स माउंटेन रेंज पाई जाती है। वहीं आपसे ऊपर पूछ देगा। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप क्या करें, इन सारे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ पे देखो आल्प माउंटेन, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसे जॉलन माउंटेन रेंज बोलते हैं। आपकी नॉर्वे, ये देखो नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये आपका वो क्या है, अरे इसका नाम भूल गया मैं, आ, देखना इसका नाम क्या है, मैं याद नहीं आ रहा इस कंट्री का नाम मुझे। फिलहाल तो ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, और ये, हाँ ये फिनलैंड है, फिनलैंड। तो इस कंट्री का नाम फिनलैंड है। ये आपका बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी कंट्री कौन कौन सी है, तीन कंट्री हैं, लतविया, लातविया, लिथुआनिया, ये जो तीन कंट्री दिख रही हैं, ये पॉइंट में रख रहा हूँ, ये बाल्टिक कंट्री हैं। और ये आपकी बाल्कन माउंटेन है, तो ये आपकी बाल्कन माउंटेन रेंज कहाँ पे पड़ती है, ये बाल्कन माउंटेन रेंज आपको, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका, ये ग्रीस है। तो ग्रीस के नॉर्थ में आपको बाल्कन माउंटेन रेंज मिलेगी। यहाँ पे ग्रेट हंगेरियन प्लेन्स मिलेंगे। ये वाली देखो आपकी एपनीज मिलेगी, इटली में पूरी है। और ये आपकी कार्पेथियन माउंटेन रेंज मिलेगी आपको यूरोप में। तो ये सारी, जैसे कैकस माउंटेन है, आपसे पूछ दिया जाएगा ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जो कि रशिया में है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, काकेकस। ठीक है, कौन सी है, काकेकस, काकेसस, काकेसस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा है, काकेसस।
अब काकेसस कौन सी है? ब्लैक सी और माउंटेन। देखो की पॉइंट है यहाँ पे, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है? काकेसस। तो ये आप अपने वर्ल्ड मैप जो भी लें, उस वर्ल्ड मैप में सारी फिल कर लें, और आप एक से दो बार फिल करें या एक ही बार फिल करके नोट्स देखेंगे दो से तीन बार, तो आपको रिवाइज हो जाएंगी जब भी इन पे कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखो इन पे यूपीएससी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते रहते हैं। एसएससी में भी क्वेश्चन बन जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी एक माउंटेन रेंज पाई जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एटलस, जो आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। एटलस, यहाँ पे एटलस माउंटेन रेंज पाई जाती है। तो ऐसे ही आपकी माउंटेन रेंज हर जगह पाई जाती है। जैसे काकेसस, काके काकेसस जो माउंटेन रेंज है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी हाईएस्ट जो पीक है, माउंट एलब्रुस, एलब्रुस, एल्ब्रुस, इसकी माउंटेन हाईएस्ट पीक है। क्या है? हाईएस्ट पीक है ये काकेसस की। ठीक है, तो इस टाइप को आपको जो वर्ल्ड के मैच सारे जो माउंटेन्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। कौन सा माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट पे है, उसकी हाईएस्ट पीक क्या क्या है। जैसे आपको नॉर्थ अमेरिका का ले लें, तो नॉर्थ अमेरिका में आपका देखो ऑप्शन भी था रॉकी। तो रॉकी आपका माउंटेन कहाँ, रेंज कहाँ पाई जाती है? आपकी नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिले। और ये क्या है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, सेकंड नंबर की माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है। पहली कौन सी है? पहली आपकी एंडीज है, एंटीन माउंटेन रेंज है। और तीसरी कौन सी है? तीसरी दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज आपकी कौन सी है? हिमालयन है, जो हमारे इंडिया में है। ये क्या है? इनको दर्जा दिया लॉन्गेस्ट में। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? हिमालयन में है, हिमालयन में है, जो एवरेस्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता लगा। जैसे अब नॉर्थ अमेरिका में देखो रॉकी माउंटेन आपको मिलेंगे, रॉकी माउंटेन। तो रॉकी माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी मिलेगी? माउंट एल्बर्ट है। ठीक है, ये एप्लेशियन माउंटेन है आपके। एप्लेशियन माउंटेन कहाँ पे है? ये भी आपके पड़ेंगे नॉर्थ, जो अमेरिका है, अमेरिका के जो नॉर्थ मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट रीजन में पड़ेंगे। और एप्लेशियन माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मिचेल है। कौन सी है? माउंट मिचेल। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे, कैसे बन सकते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है, वो कोल एंड पेट्रोलियम के रिजर्व पाए जाते हैं इस माउंटेन रेंज में। ठीक है, तो ये सारे को आपको देख लेना वर्ल्ड मैप पे अच्छे से, मैंने दे भी रखा है। और फिलहाल आप इसको अपना एक नोट्स बना लें, तो इससे कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, बात कर रहे थे आप एक एले माउंटेन, जो पहला वाला ऑप्शन था, ये आपका पड़ता है तजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में। एले माउंटेन रेंज पड़ती है ये वाली एले माउंटेन। जैसे आपका जाराफसान रेंज, ये आपकी किर्गिस्तान में है। जैसे आपकी टर्किस्तान रेंज, ये भी आपकी तुर्किस्तान और उज्बेकिस्तान में है। फरगना वैली आपको कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगी। आपको पामीर माउंटेन, ये आपको मिलेंगे नीचे। ठीक है, तजिकिस्तान में, अफगानिस्तान। तो ये सारे जो माउंटेन रेंज हैं, इनको आप अच्छे से देख लो मैप पे। अब हमने चारों के बारे में डिस्कस कर लिया। ये आपके कहाँ पड़ते थे? सेंट्रल एशिया में कह सकते हो, सेंट्रल एशिया, तजिकिस्तान। आल्प्स माउंटेन हमने देखे, यूरोप में है। और यूरोप में कहाँ है? फ्रांस और इटली के बीच में। यूराल हमने देख लिए, ये हमारा आंसर था। रॉकी हमारे कहाँ पड़ते हैं? ये हमारे यूएसए एंड कनाडा, कनाडा में पड़ते हैं। इनकी हाईएस्ट पीक क्या है, उनके बारे में देख लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन कई टाइप से बन सकते हैं, आप कितने भी टाइप से पूछ देगा। कुछ नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में पड़ती है। माउंट एकांका हुआ, जो उसकी हाईएस्ट पीक है, चिले और अर्जेंटीना के बीच में है। तो कुछ भी आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, किसी भी डायरेक्शन। अगर आपने नोट्स इस पे बना लिए, तो किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाए, आपके वो दो पेज से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। और जो भी फिर करेंट बेसिस आपको मिलता जाए, उस पे अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाइए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन नेचुरल कॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ द रोड इन हिली रीजन। मतलब कह रहा है, इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मेन नेचुरल मतलब प्राकृतिक
कारण क्या है डिसरप्शन का, रुकावट का? ऑफ रोड इन हिली रीजन। हिली एरिया नहीं होती है, पहाड़ के किनारे किनारे रोड होता है, तो कह रहा है कि रोड पे आप जा रहे हो तो आपको आपके लिए रुकावट का सबसे बड़ा कारण कौन सा बनेगा? तो कह रहा है लैंडस्लाइड बनेगी, भूस्खलन जिसे बोलते हैं, भूस्खलन। दूसरा है आपका फॉलिंग ऑफ ट्री, पेड़ का टूट के गिर जाना आपके मैदान, मतलब आपके रोड पे। आपका ये रोड है, ये माउंटेन है, यहाँ से पेड़ टूट के गिर गया रोड पे, तो कह रहा है ये सबसे बड़ा रुकावट है। भूस्खलन मतलब पहाड़ खिसक जाना, तो कह रहा है ये सबसे बड़ा। ट्रैफिक लग जाना, ट्रैफिक जाम हो जाना इस रोड पे, तो कह रहा है ये सबसे बड़ी रुकावट है। और रोड कंस्ट्रक्शन होना, रोड बन रहा होता है, तो कह रहा है ये हिली एरिया में रोड का जो डिस्ट्रप्शन है, डिसरप्शन है, सॉरी, रुकावट है, वो सबसे नेचुरल बड़ा कारण है। अब देखो, लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली ढंग से पढ़ रहे हैं और की पॉइंट्स को अगर जान रहे हैं, तो आप क्वेश्चन काफी एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। बाकी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है देखो। सबसे पहले अगर देखें, आपको पूछा नेचुरल कॉज, तो भाई रोड कंस्ट्रक्शन नेचुरल काज नहीं है, क्योंकि नो रोड तो हम ह्यूमन बनाते हैं अपना, जो भी है नेचुरल प्रोडक्ट से बनाते हैं, लेकिन नेचुरल वो थोड़ी है, कॉज थोड़ी है। तो ये तो हट गया। ट्रैफिक भी नेचुरल कॉज नहीं है, ट्रैफिक ह्यूमन लगाते हैं, हम ही सब हैं अपना ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ये भी नहीं, दो तो गए। फॉलिंग ऑफ ट्री, अब ट्री का गिर जाना ये नेचुरल कॉज हो सकता है, लेकिन कह रहा है डिसरप्शन ऑफ द रोड इन हिली, थोड़ा इनमें वेस्ट आंसर कौन सा है? सबसे बेस्ट आंसर अगर देखा जाए, फॉलिंग ऑफ ट्री, ट्री गिरेगा उठा के रख देंगे। लैंडस्लाइड हो गया, पूरा पहाड़ खिसक गया, तो वो तो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लैंडस्लाइड हमारा क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा लॉजिकली सोचो तो आपका आंसर निकला, देखो ये है। अब पेड़ गिरा तो हजारों पेड़ आ जाएंगे उसके साथ में, लेकिन अब ये लैंडस्लाइड हो गई, देखो रोड पूरा जाम हो गया ना, अब इसको साफ करते भी कम से कम 3-4 दिन लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा इसको। अच्छा खासा तो रोड तो अच्छा खासा, अब पेड़ गिर गया तो हार्डली 1 घंटे 2 घंटे आधा घंटे में पेड़ हट जाएगा। लेकिन इसको कौन हटाएगा? ये 1-2 दिन का काम है, 3 दिन का, 3-4 दिन से पहले नहीं हटने वाला अगर लैंडस्लाइड हो गया। ठीक है, तो लैंडस्लाइड होती कब है देखो। अब लैंडस्लाइड के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लैंडस्लाइड के क्या क्या कॉजेज होते हैं। लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन होता क्या है देखो, ये है आपका माउंटेन। एक तो रीजन ये होता है भूस्खलन का, बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आपके माउंटेन्स पे बहुत सारी वेजीज लगी होती हैं, पेड़ होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप कंस्ट्रक्शन करते हो, आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन, आपका मतलब कंस्ट्रक्शन, आपका मतलब यहाँ पे इन द सेंस ह्यूमन। अब जब ह्यूमन कंस्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेड़ वेड़ काटते हैं, हम अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं, जो भी हब बनाने के लिए ये करते हैं। अब यहाँ पेड़ क्या करते हैं, रीजन ये होता है, पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो मिट्टी वहां की हार्ड होती है, तो वो लैंडस्लाइड की आपको ज्यादा प्रोसेस देखने को नहीं मिले। अब जैसे ही आपने पेड़ काट दिया, वहां की मिट्टी कैसी शिथिल पड़ गई। अब बारिश होगी या क्या होगा, वो तो एक स्टीप स्लोप पे है, अब स्टीप स्लोप पे एक ढलान पे है। अब जैसे ही मिट्टी शिथिल पड़ी, वो मिट्टी खिसक के क्या आ जाएगी, वो मिट्टी खिसक के यहाँ पे आ जाएगी। तो ये लैंडस्लाइड एक तो ऐसे देखने को मिलती है। कंस्ट्रक्शन, आप पेड़ काटते हो और किसके लिए काटते हो, आप जो कंस्ट्रक्शन करते हो इन सब चीजों के लिए, क्योंकि टूरिस्ट हब बनाना है मुझे, ये सारी चीजें करनी है माउंट हिली एरिया में, तो इन वजह से लैंडस्लाइड। दूसरी लैंडस्लाइड की प्रोसेस आपको दिखती है कि जब अर्थक्वेक जैसी घटना होती है। अर्थक्वेक, जो भूकंप है, भूकंप जैसी घटना होती है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, टेक्टोनिक प्लेट जहाँ पे मिलती हैं वहां पे कंपन क्रिएट होता है, कंपन होता है, और वहां पे जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। तो वहां पर क्या हुआ, आपको लैंडस्लाइड जैसी प्रोसेस हिली रीजन में देखने को मिलेगी, ऊपर से आपकी मिट्टी खिसक के नीचे आ जाएगी। ये अर्थक्वेक की वजह से भी होता है। और आपको किससे मिलेगी, फ्लड।
जब नदियों में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड जैसी कंडीशन होती है, और जब नदियों का पानी स्पीड से आता है पहाड़ों के किनारे से होते हुए, तो आपको यहाँ पे लैंडस्लाइड जैसी प्रोसेस देखने को मिलेगी। और लैंड तो आपकी यहाँ पे जो बाढ़ आती है, हिली रीजन में फ्लड आता है रिवर्स में, कहाँ पे, रिवर में, तो वहां पे आपको लैंडस्लाइड प्रोसेस देखने को। और ये सब हो क्यों रहा है? ये सब का इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कनेक्शन हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज से है। क्यों? हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वहां पोल्स के बर्फ जो भी है ग्लेशियर से मेल्ट बर्फ वो फिर नदियों में आती है, और फिर नदियों की रफ्तार बढ़ती है, पानी का फ्लो तेज होता है, लैंडस्लाइड जैसी प्रोसेस और भी हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारे हमें नुकसान देखने को मिलते हैं, भारी बिल्डिंग की बिल्डिंग चली जाती हैं, बहुत सारी तबाही देखने को मिलती है। और अर्थक्वेक जैसी घटना जो नेचुरल घटना है, ह्यूमन एक्टिविटी, पेड़ वेड़ काटते हो, ये लैंडस्लाइड का सबसे बड़ा रीजन है। बाकी इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर ही रहे हैं हम। ठीक है, तो जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करो अच्छे से, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और सबके लिए। तो लैंडस्लाइड हमने यहाँ पे देख लिया, लैंडस्लाइड क्या था, कैसे होता है, नेचुरल कॉज देख लिया, ऐसे लग जाए 4-5 दिन लगेंगे इसे हटाने में। ठीक है, तो ये बड़ा डिस्ट्रप्शन है यहाँ पे आपका रोड पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पिलग्रिमेज सेंटर, आपका तीर्थ स्थल बताया है एक, आपके तीर्थ स्थल की बात की गई है, पिलग्रिमेज सेंटर है। तो इन चारों में से कौन सा है इज द नियरेस्ट लो ट्रॉपिक ऑफ यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुकी है, यूपीएससी ने सवाल पूछा था स्टेट कैपिटल को देके, कि सबसे नियरेस्ट स्टेट कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से कौन सी। पहले तो आपको टॉपिक ऑफ कैंसर आंसर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को बस घुमा के पूछ दिया गया है, इनमें से चार आपको पिलग्रिमेज सेंटर दे रखे हैं, तीर्थ स्थल दे रखे हैं, और तीर्थ स्थल के केंद्र दे रखे हैं, आपको बताना सबसे पास में टॉपिक ऑफ कैंसर के कौन से। एक तो आपको द्वारका, उज्जैन, अमरकंटक, पुरी। अब इनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज। ऊपर से देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हम जानेंगे, ये नॉलेज और गैदर करेंगे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्य से, किधर से पहले राज्य, जब वेस्ट टू ईस्ट जाती है तो कौन सा राज्य पहले पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो देखो पहले समझ लो, ये क्या है, ये आपकी इक्वेटर है, और ये आपकी ऊपर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से, और 23.5 डिग्री साउथ से जो आपकी जाती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत को ऑलमोस्टली इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। एग्जैक्ट नहीं कह सकते हो, बस ये कह सकते हो नॉर्दर्न इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत को एक कह सकते हो इमेजिनरी लाइन है, वो ड्रॉ डिवाइड करती है इन टू पार्ट्स में। तो द्वारका, द्वारका आपका कहाँ पे है? द्वारका आपका गुजरात में है। उज्जैन, उज्जैन आपका कहाँ है? यहाँ पे शिप्रा नदी के किनारे सबसे, यहाँ कुंभ का मेला लगता है आपका उज्जैन में। द्वारका, उज्जैन, तो उज्जैन आपका कहाँ है? एमपी में है। अमरकंटक, ये भी एमपी में है। अमरकंटक की एक खासियत और है, अमरकंटक से एक रेडिकल पैटर्न बनाता है, और यहाँ से नदियां निकलती हैं। सोन नदी निकलती है जो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है। और नर्मदा रिवर निकलती है जो आपकी ऊपर विंध्य, नीचे सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है उनके बीच में होते हुए जाके, और गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, ठीक गुजरात में जाके। पुरी, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ये एक धाम है, चार धाम में से। तो चलिए, वीडियो को पॉज किया जाए, इनमें से दो तो धाम है, चार धाम है, उनमें से दो धाम है द्वारका, पुरी। ठीक है, बाकी नीचे वाले दो धाम, और एक नीचे है एक ऊपर है। तो चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अब हमने लोकेशन बता दी कहाँ पे कहाँ है, ये भी एक बड़ा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम देखेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर। देखो, इस क्वेश्चन को देने का रीजन यही था कि आप टॉपिक ऑफ कैंसर पे किस टाइप से सवाल बन सकते हैं, ये विजुलाइज करें आप। ठीक है, और आ चुका है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है ऐसा। ठीक है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर, इस टाइप के क्वेश्चन को हल्के में ना लें, इस पे किस डायरेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं और भी जरा डीप सोचें,
तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये क्वेश्चन का बस देने का रीजन पर्पस यही था। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका द्वारका, यहाँ पे काठियावाड़ जो पेनिनसुला टाइप का है आपका, गुजरात का, वहां पे आपका द्वारका मिलेगा। तो ये रहा आपका द्वारका, ये ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम क्या करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ये जो रेड कलर की ये जा रही है, ये दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो देखो, ये रहा आपका उज्जैन, और ये रहा आपका अमरकंटक, और ये रहा आपका पुरी। तो सबसे नजदीक कौन सा, उज्जैन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। सेकंड पे पूछे तो अमरकंटक है। अब बाकी इनके बारे में थोड़ा जान लें। तो हम पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है, दिस इज ए इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा है जो कहीं भी अर्थ पे आपको दिखेगी नहीं, बस हमने अपनी सुविधा अनुसार इसको ड्रॉ किया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जाने तो ये कितने से 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये एक लैटिट्यूड है, मतलब अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड, ये एक अक्षांश रेखा है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में और जाने तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट टू ईस्ट भारत के 8 राज्यों से पास होती है, 8 स्टेट से पास होती है। 8 स्टेट कौन से, अगर ऑर्डर में देखें वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले आपको गुजरात पड़ेगा, फिर आपकी राजस्थान में एंटर होती है। तो कौन कौन से हैं, पहले आपकी गुजरात जाती है, फिर आपकी राजस्थान जाती है, राजस्थान के बाद ये एमपी में एंटर करती है, एमपी के बाद ये घुसती है कहाँ पे, आपकी छत्तीसगढ़ में घुसती है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम में घुसती है। तो दो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ स्टेट के किन दो राज्यों से पास होती है। तो त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है, वहां पे आपको बहुत सारे आंसर दे रखे होंगे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस किस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ से एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जाती है, वो भारत को किस स्टेट में काटती है, कहाँ पे काटती है, तो कहाँ पे काटती है, छत्तीसगढ़ में, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी ये आपकी भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो दे रखी है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे भारत बसा हुआ है। इधर 97 डिग्री 25 ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बसा हुआ है, और ये आपकी लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो हमने इस पे क्वेश्चन देख लिए कैसे क्या बन सकते हैं, क्या है आंसर हमारा, ये अमरकंटक के बारे में जान लिया क्या है अमरकंटक। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आर सीरीज आज वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका इज द लैंडलॉक कंट्री। अच्छा, इनमें से 3 कंट्री दी गई, इनमें से बताना कौन सी लैंडलॉक कंट्री। ये वर्ल्ड मैप पे क्वेश्चन एक और देख लेंगे। मलावी, जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, देखते हैं इन तीनों कंट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम मैप पे चलेंगे अपने, और मैप पे देखेंगे हम, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से हम चलेंगे साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको नीचे की तरफ जाएंगे तो कंट्री मिलेंगी कुछ, और वो कंट्री कौन कौन सी है, जैसे वीडियो को जूम करो थोड़ा, तो जूम करके देखो, मिलेगा आपको मलावी। ये जो कर्सर देख रहे हो ये घूम रहा है, ये आपकी मलावी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक है मलावी में। तो इस लेक का नाम क्या, लेक, क्या नाम है इसका लेक का, चलिए अभी देखते हैं। तो मलावी क्या है, मलावी आपकी लैंडलॉक कंट्री है, देख रहे हो। और नीचे जाएंगे तो जिम्बाब्वे मिलेगा, जिम्बाब्वे भी आपकी लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन मोजाम्बिक इज नॉट लैंडलॉक कंट्री, क्योंकि मोजाम्बिक क्या करती है बेटा, मोजाम्बिक आपकी कोस्टल लाइन बनाती है आपकी इंडियन ओशियन से। और मोजाम्बिक और मेडागास्कर बीच में एक वाटर चैनल है जिसको कहते हैं मोजाम्बिक चैनल, यहीं से एक करंट भी पास होती है जिसे कहते हैं अगुलहास। अब ये आपको बताना, अगुलहास इज अ वार्म करंट या कोल्ड करंट। तो ये हमने देखा मोजाम्बिक के बारे में। थोड़ा और जूम करें तो आई थिंक लेक का नाम क्या है, रिमेम्बर नहीं हो रहा, हाँ, लेक मलावी। इसको क्या कहते हैं, लेक मलावी कहते हैं। ये लेक मलावी है,
और ये ज्यादातर पोर्शन इसका आपको मलावी कंट्री में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन इसको आपको दूसरी कंट्री में देखने को मिल जाएगा। और ये दूसरी कंट्री कौन सी है आपकी? ये। ठीक है। चलिए, तो हमें पता लग गया लैंडलॉक कौन सी है हमारी। इसके बाद थोड़ा ऊपर तंजानिया आएगा। तंजानिया में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लेक टंगनिका आएगी। इसके बाद आपकी ये आएगी युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में आपकी विक्टोरिया लेक आएगी। यहीं से दुनिया की सबसे लंबी रिवर नाइल रिवर निकलती है। व्हाइट नाइल एक शाखा है उसकी निकलती है। इथोपिया से ब्लू नाइल आती है। सूडान के खार्तूम में आपकी ब्लू और व्हाइट मिल जाती है, फिर नाइल रिवर बनती है। तो ये आप देख लिए मैप पे। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो जब क्वेश्चन पे चला जाए तो हमारा मोजाम्बिक क्या है? मोजाम्बिक तो हमारा इंडियन ओशन से वाटर शेयर करता है। 1-2 हमारा आंसर हो गया। तो ये तो आंसर हो गया हमारा। अब देख लो मैप पे थोड़ा। अब जब मैप पे देखोगे तो देखो, ये रहा आपका मोजाम्बिक, ये रहा आपका मलावी, ये रहा का जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे बॉर्डर शेयर करता है जाम्बिया से, बोत्सवाना से। ये आपका एक पास एक चैनल है, और जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल। और यहाँ से एक ऐसे करके बॉटल जाती है जिसे कहते हैं अगुलहास। अगुलहास वाटर। ये वार्म वाटर करंट है। ये मेडागास्कर है। ये कोमोरोस एक आइलैंड कंट्री है। ये सारा है। चलिए, आज 5 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे और काफी अच्छे क्वेश्चन थे। काफी जाना आपने वर्ल्ड मैप को, आप देखते रहिए। आज हमने माउंटेन के बारे में सीखा, नोट्स बनाने हैं उसके बारे में आज हमें। और ये हमारा आज काम है कि माउंटेन पे हम नोट्स बनाएं। जितनी भी माउंटेन हिल्स हैं उनको हमने बताया कैसे क्या लिखना है। 1 पेज का है पूरा। मैप लें, मैप पे ड्रॉ करें, हाईएस्ट पीक लिखें, ये सारी चीजें। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ और लेक्चर की लिंक है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चलिए, इसी नोट पे हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय।